हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो छोटे छोटे दो टॉपिक हैं। तो एक ये ग्रिड वाला है और एक है फिल्टर वाला, फिल्टर्स, एक्सरे फिल्टर जो भी है, एक्सरे ग्रिड। तो ग्रिड के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सपोर्ट करो थोड़ा। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में आपको ये वीडियोस मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे व्यूज़ देखता हूँ ना बढ़ते हुए, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। पहले मैंने किया था कि शुरुआत में मैंने वीडियो साथ में बनाने की कोशिश की थी, पर व्यूज़ नहीं है उस टाइम पे। मेरे को भी ये सोचना चाहिए था कि नया चैनल है तो इसलिए नहीं आएंगे। पर धीरे धीरे फिर बाद में मेरे भी एग्ज़ाम आ गए थे, तो वरना सिलेबस शायद कंप्लीट हो जाता है 1-2 महीने के अंदर। कोई नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रिड के बारे में बात करते हैं। ग्रिड एक ऐसी डिवाइस है जो इमेज रिसेप्टर्स में पहुंचने वाली स्कैटर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं। अब यहाँ पे स्कैटर रेडिएशन भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। नीचे देर का अलग से तो पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। तथा पेशेंट डोज को तो नहीं करती, ये लाइन गलत लिख दी थी यहाँ पे। तो इसको ये मान लेना कि स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करती है, इससे बेटर क्वालिटी वाली इमेज प्राप्त होती है। तो स्कैटर रेडिएशन जैसे ये समझ लो आप, ये अपना कोलीमेटर है, यहाँ पे अपने पेशेंट खड़ा कर रखा है, ये डिटेक्टर है ना। और यहाँ पे डिटेक्टर से पहले लगी होती है ग्रिड। अगर आपने टेबल टॉप वाले एक्सरे देखें तो उसके ऊपर आपको दिखेगी ऐसे ग्रिड लगी होती है कैसेट बकी के ऊपर। तो यहाँ से जैसे जैसे यहाँ से एक्सरे गई तो पेशेंट से पास होंगी, पेशेंट से पास होने के बाद में जाएंगे ग्रिड के ऊपर। तो अब हो सकती है कि कुछ ये सीधे जा रही हैं तो प्राइमरी हैं एक्सरेज जो बॉडी से पास कर रही हैं। लेकिन अब बॉडी से हो सकता है जो निकलने वाली हैं वो बाहर की साइड भी डाइवर्जन हो जाए एक्सरे बीम का, और कुछ हैं वो सीधी से ले जाएंगे डिटेक्टर की साइड में। तो ये जो डाइवर्जन हुआ है ना इनका, जो बाहर निकली हैं, इनको बोलते हैं स्कैटर रेडिएशन। सेकेंडरी बोलते हैं, स्कैटर रेडिएशन बोलते हैं इनको। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा स्कैटर रेडिएशन के बारे में। पेशेंट में एक्सरे ट्रांसमिट होने के बाद प्राइमरी व सेकेंडरी ट्रांसमिटेड एक्सरे में डिवाइड हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी यहाँ से चली, यहाँ पे गई, और सेकेंडरी। ठीक है, तो पेशेंट से एक्सरे ट्रांसमिट हो गई, उसके बाद में प्राइमरी व सेकेंडरी में डिवाइड हो गई, जिससे प्राइमरी एक्सरे बीम जो है वो फिल्म तक पहुँच इमेज प्रोड्यूस कर देंगी। फिल्म के ऊपर पहुँच गई वो तो फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सेकेंडरी क्या करेंगी, फिल्म तक पहुँचेंगे नहीं, उससे पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये सेकेंडरी एक्सरे स्कैटर रेडिएशन कहलाती हैं। मतलब जो इमेज नहीं बनाती फिल्म के ऊपर जाके, है ना, जो ट्रांसमिट तो हुई है पर फिल्म के ऊपर इमेज नहीं बना पा रही, उनको बोलते हैं स्कैटर रेडिएशन। ओके, उसके बाद में जैसे एक डायग्राम बताया गया है, ये कोलीमेटर है, इससे ट्रांसमिट हो रही है एक्सरे, सॉरी निकल रही हैं एक्सरे, उसके बाद में पेशेंट से ट्रांसमिट होकर नीचे जा रही हैं। यहाँ पे स्कैटर रेडिएशन बनी, लेकिन उसको ग्रिड ने एब्जॉर्ब कर लिया, डिटेक्टर तक जाने नहीं दिया। ओके, ग्रिड की खोज गुस्ताव बक्की ने की थी 1913 में, 1913। ग्रिड से कॉन्ट्रास्ट में इम्प्रूवमेंट आता है। कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि जो बिना इमेज बनाने वाली रेज थी, एक्सरेज थी, उनको तो ऑब्जर्व कर लिया ग्रिड ने, तो उसकी वजह से ये कॉन्ट्रास्ट में इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रिड को पेशेंट व इमेज रिसेप्टर के बीच में रखा जाता है। ये उसमें वाइवा में पूछने लायक सवाल है कि ग्रिड को कहाँ प्लेस किया जाता है। तो ग्रिड का आपको अगर देखा है आपने टेबल टॉप के नीचे, अगर थोड़ा सा झुक के देखेंगे तो आपको दिखेगी कि एक वायर लगा होता है उसके अंदर, ताकि उसको मूवमेंट करवा सकें। एक्सपोजर के ड्यूरिंग मूवमेंट कराते हैं ना, बक्की को ऑन करते हैं उस हिसाब से। अगर हैवी फैक्टर लगा रहे हैं, ज़्यादा फैक्टर लगा रहे हैं, लंबर स्पाइन का एक्सरे है कोई की बी वगैरह, तो उसमें फिर ग्रिड को ऑन किया जाता है। हॉरिजॉन्टल जो यूज़ की जाती है नॉर्मली, तो उसको ऑन किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि ग्रिड को कहाँ प्लेस किया जाता है, पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच में किया जाता है। मतलब कैसेट के से पहले, सॉरी हाँ, कैसेट से पहले और पेशेंट के बाद में ऐसे लगाया जाता है इसको। अब ग्रिड बनी किस चीज़ से होती है उसके बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ग्रिड में लेड की स्ट्रिप लगी होती है ऐसे, और उनके बीच में थोड़ी थोड़ी बिल्कुल जगह ऐसे दिखते नहीं आंखों से, पर होती है उनके बीच में बहुत ही माइन्यूट। ठीक है, तो अपने को ऐसा लगेगा कि ग्रिड कोई जाली वाला सिस्टम होता है। जाली नहीं होती, एक प्लेट होती है दिखने में, नॉर्मल प्लेट जैसी होती है, वो होती है ग्रिड। ग्रिड में लेड की स्ट्रिप्स लिखी होती है जो आपस में रेडियोल्यूसेंट मटेरियल से सेपरेट किए जाते हैं। मतलब ये जो बीच में जगह है ना, इसमें रेडियोल्यूसेंट मटेरियल डाला होता है बीच बीच में, उसके बीच में ये लेड की स्ट्रिप लगाए रहते हैं। पूरी ग्रिड को एल्यूमिनियम की लाइनिंग से कवर किया जाता है। कैसे बोला इसने, ये बाहर की जो है ना, ये एल्यूमिनियम की लाइनिंग है और यहाँ पे लेड की स्ट्रिप है।
इस टाइप से। तो ये लाइनिंग है बाहर वाली एल्यूमिनियम की, तो इसको फ्रेम देने के टाइप से मान सकते हैं। तो रेडियोल्यूसेंट मटेरियल यहाँ पे बीच में है, ठीक है। और ये ग्रिड की जो दिख रही हैं ये है लेड की स्ट्रिप, ये स्कैटर रेडिएशन इनको ऑब्जर्व करेगी लेड की स्ट्रिप। ओके, स्कैटर रेडिएशन पेशेंट के अलग अलग बॉडी पार्ट से आ सकती हैं तथा मल्टी डायरेक्शनल होती हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इनकी, तो क्योंकि पेशेंट से ट्रांसमिट हो रही है ना अभी। ग्रिड के द्वारा 80 से 85% तक इनका ऑब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है तथा कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव कर दिया जाता है। तो ग्रिड लगभग 80 से 85% स्कैटर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं। और इसने बताया कि स्कैटर रेडिएशन जो अलग अलग डायरेक्शन से आ सकती है, मल्टी डायरेक्शन होती हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि स्कैटर रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको इफेक्ट करते हैं, ये मान सकते हैं हम। मतलब स्कैटर रेडिएशन कब बढ़ेगी कब कम होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ओके, तो ट्यूब का वोल्टेज केवी, वोल्टेज मतलब केवी और करंट मतलब एमएएस, ये याद रखना। तो ट्यूब का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, केवी बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा केवी होगी तो ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन होगी, सीधी सी बात है। कोलिमेशन या फील्ड साइज, मैंने पीछे की वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये जैसे हाथ है, उसकी हमें करनी है रेडियोग्राफी, तो इसके लिए हम नैरो कोलिमेशन का यूज़ करते हैं। मतलब कोलीमीटर के शटर को क्लोज कर देते हैं, जितना अपने को पार्ट चाहिए उतना ही रखते हैं, बाकी के पार्ट को एक्सपोज नहीं करवाते। लेकिन सेम अगर ये चेस्ट का एक्सरे होता ना, ये पेशेंट है जैसे चेस्ट का एक्सरे, तो इतने वाले एरिया में अपने को कोलिमेशन करना पड़ेगा, मतलब पूरा ओपन करना पड़ेगा शटर को। इसने यही बात की है कि जितना ज़्यादा लार्ज फील्ड साइज होगा, कोलिमेशन होगा, उतनी ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन बनने वाली। उसके बाद में थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट, अगर बॉडी ज़्यादा ही थिक है तो स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेगी बॉडी, इसलिए जो बाहर निकलेंगे वो बहुत ही लो एनर्जी वाले निकलेंगे और फिल्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बीच में ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो ये 3 फैक्टर थे, कोलिमेशन था, केवी था, ट्यूब का करंट वोल्टेज था, और लास्ट में था ये थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट। अब करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रिड, ये लिखने ज़रूरी होते हैं एग्जाम के अंदर, 10 नंबर में पूछा जाता है नॉर्मली, तो ये लिखना पड़ता है उसके अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं। तो ग्रिड रेशियो होता है, ग्रिड रेशियो का आप अगर नॉर्मली समझेंगे तो ये होती है ग्रिड की हाइट और ये होती है इनके बीच की दूरी। मतलब एक स्ट्रिप के बीच में एक लेड की स्ट्रिप लगी होती है, उसकी हाइट कितनी और उसकी बीच की दूरी कितनी है, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं H/D। ग्रिड में लगी लेड स्ट्रिप की हाइट तथा उनके बीच की जो D के बीच की रेशियो ग्रिड रेशियो कहा जाता है। ग्रिड रेशियो बराबर H/D। इतना समझ लेना कि हाइट है और 2 ग्रिड के बीच की दूरी है D, उसको बोलते हैं ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो को स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने की रेट से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर ग्रिड रेशियो ज़्यादा है तो स्कैटर रेडिएशन भी ज़्यादा रिमूव होंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर ग्रिड रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब क्या होगा पता है? ज़्यादा कब हो सकता है? ज़्यादा तब हो सकता है जब ये H बड़ा हो और D छोटा हो। D छोटे का मतलब पास पास आ गई ग्रिड, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रिप पास पास आ गई, और H का मतलब हाइट उनकी ज़्यादा होगी, उसी टाइम बड़ा ग्रिड रेशियो ज़्यादा हो सकता है ना। तो जितना ज़्यादा ग्रिड रेशियो उतनी ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन कर लेगा, रिमूव कर लेगा। इससे पेशेंट डोज भी इंक्रीज होगा। पेशेंट डोज क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उसका फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा अपने को इमेज बनाने के लिए। फैक्टर क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ग्रिड ऑब्जर्व कर रही है, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा अपने को। नॉर्मली रेशियो 4:1 होता है, तो नॉर्मली पूछा जा सकता है 16:1 भी होता है, 4:1 पूछा जाता है वैसे तो। अगर 4:1 है तो वो 80% स्कैटर रेडिएशन को रिमूव कर लेगा, और अगर 16:1 है तो 97%, 97% स्कैटर रेडिएशन को रिमूव कर देगा। सबसे पहले ग्रिड रेशियो पढ़ लिया, H/D। H का मान अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन निकलने के लिए उसमें पेशेंट डोज भी बढ़ेगा, फैक्टर बढ़ेंगे। फिर आता ग्रिड फ्रिक्वेंसी। ग्रिड फ्रिक्वेंसी क्या होती है? पर इंच या पर सेंटीमीटर में मौजूद ग्रिड या लेड की स्ट्रिप के नंबर को ग्रिड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रही है ग्रिड लेड स्ट्रिप। जैसे एक तो ये है और एक ये है, इतना डिस्टेंस आ गया इसके अंदर, डिस्टेंस बढ़ रहा है इनके बीच में इतना। तो एक ये मान लिया कि ये इंच है, 1 इंच, और इसके बीच में कितनी लेड स्ट्रिप आ रही हैं। एक ये है, इसके बीच में कितनी लेड स्ट्रिप आ रही हैं, जिसमें इसमें 5-6 आ रही है, इसमें 3 ही आ रही है। तो इस हिसाब से उसको बोलते हैं ग्रिड की फ्रीक्वेंसी। पर सेंटीमीटर या फिर पर इंच में मौजूद ग्रिड या लेड स्ट्रिप को बोलते हैं ग्रिड फ्रीक्वेंसी। अगर ग्रिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रेडियोग्राफर लाइन शेडो शो करेगी। ग्रिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइन शो करेगी। ग्रिड फ्रीक्वेंसी
60 से 110 पर इंचज या 40 to 45 40 से 45 पर सेंटीमीटर होती है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से पेशेंट डोज भी इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बात है। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब फैक्टर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और पेशेंट डोज तो अपने आप बढ़ गया फिर। और ग्रिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो फिर ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेगी स्कैटर रेडिएशन का, इस टाइप से समझ सकते हैं। मीन्स मोर रिमूवल ऑफ स्कैटर रेडिएशन। ग्रिड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25.4/d+t। टी थिकनेस है यहाँ पे लेड स्ट्रिप की, कितनी मोटी लेड स्ट्रिप है, और डी है वो डिस्टेंस है दो लेड स्ट्रिप के बीच में। तो इसका फॉर्मूला है 25.4/d+t। ओके, ग्रिड की परफॉर्मेंस का इवेलुएशन करना कैसे करेंगे? इसको 3 फैक्टर से इवेलुएट कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन का मतलब ये होगा कि कितनी तो ग्रिड के ऊपर एक्सरेज गिर रही हैं और कितनी वो अपने अंदर से जाने दे रही है, उसका रेशियो बोल सकते हैं। बकी फैक्टर, उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर, जिसमें मतलब बिना ग्रिड के कितना कॉन्ट्रास्ट है और ग्रिड के साथ में कितना कॉन्ट्रास्ट, इस हिसाब से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन समझते हैं। ग्रिड से ट्रांसमिट होने वाली प्राइमरी रेडिएशन का परसेंटेज, ये लगभग 80% होता है। मतलब प्राइमरी रेडिएशन कितनी पास हो सकती है ग्रिड के अंदर से, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। यही एक्सरे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, सीधी सी बात है। प्राइमरी वाले तो इमेज का फॉर्मेशन कर रही थी, तो टीपी से इसको डिनोट करते हैं। टी मतलब ट्रांसमिशन, पी का मतलब प्राइमरी, तो टीपी बराबर इंटेंसिटी विद ग्रिड, मतलब ग्रिड का यूज़ कर रहे तब की इंटेंसिटी बटे ग्रिड इंटेंसिटी विदाउट ग्रिड, बिना ग्रिड की इंटेंसिटी गुणा 100। कितनी होती है? नॉर्मली 80% होती है। उसके बाद में आता है बकी फैक्टर। ग्रिड पर फॉल होने वाली रेडिएशन व उसमें से ट्रांसमिट होने वाली एक्सरे के बीच का रेशियो बकी फैक्टर कहलाता है। मतलब कितनी उसके ऊपर गिर रही हैं और कितनी उसमें से ट्रांसमिट हो रही हैं, उसके रेशियो को बोलते हैं बकी फैक्टर। ग्रिड रेशियो अगर हाई है तो बकी फैक्टर भी हाई होगा। बकी फैक्टर कैसे करेंगे? इंसिडेंट फोटोन ऑन ग्रिड बटे ट्रांसमिटेड फोटोन बाय ग्रिड, कितने वो ट्रांसमिट कर रही है, कितने उसके ऊपर गिर रही हैं, गुणा 100, है ना। इस हिसाब से समझते हैं इसको। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर। यह ग्रिड की बिना कॉन्ट्रास्ट है और ग्रिड के साथ कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट विद ग्रिड बटे कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड गुणा 100 कर सकते हैं अगर परसेंटेज भी निकालना है तो इसको। ये होगा कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर। अब है टाइप ऑफ ग्रिड। तो 2 टाइप की होती हैं, एक तो स्टेशनरी होती हैं, दूसरी होती है मूवेबल, जिसको बोलते हैं मूविंग ग्रिड। पैरेलल स्टेशनरी में कौन से हैं? लीनियर या फिर पैरेलल। फिर आता है फोकस ग्रिड, स्यूडो फोकस और क्रॉस ग्रिड। क्रॉस ग्रिड का आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये लेड स्ट्रिप होगी इस टाइप से, ऐसे लगी होती हैं उसमें, इस टाइप से। स्यूडो फोकस का मतलब हो गया वो फोकस ऐसा आभास करवा रही है कि वो फोकस है पर होती नहीं है, फोकस्ड के अंदर फोकस होती है। फिर आता है मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड के अंदर रेसिप्रोकेटिंग हो सकती है, ओसिलेटिंग हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल या लीनियर ग्रिड के बारे में। पैरेलल लेड स्ट्रिप से बनी होती है, मतलब ऐसे टाइप की लेड स्ट्रिप होती हैं, बिल्कुल जैसे एक्सरे की बीम आ रही है उसी की पैरेलल होती हैं। डिज़ाइन सिंपल होता है, एज पर ग्रिड कट ऑफ होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्राइमरी का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। फोकस ग्रिड जैसी आती है तो उसमें ग्रिड कट ऑफ के जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल जाता है। इसे लेड स्ट्रिप है वो एक्सरे बीम की पैरेलल रेंज होती है फोकस के अंदर, तथा रेडियल लाइन इमेजरी होने का फील करती है। रेडियल का मतलब ये हो गया कि जैसे ऐसा फील होगा, ये इस हिसाब से, सॉरी ये होता है सूडो फोकस के अंदर होता है, सॉरी ये सूडो फोकस के अंदर होता है ऐसे, पर इसके अंदर रेडियल होता है, रेडियल लाइन। एज में कोई कट ऑफ नहीं होगा, सेम वही है फोकस के अंदर। सूडो फोकस के अंदर है वो ग्रिड की जो स्ट्रिप होती है लेड स्ट्रिप, उसकी हाइट के एजेस से सेंटर तक बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ पे कम है, फिर थोड़ा सा ये एज था, एज से इधर जा रहे हैं, फिर थोड़ा और बड़ा सेंटर में और बड़ा, फिर कम होता गया एज की तरफ ऐसे। तो ये सूडो फोकस के अंदर होता है। और फोकस के अंदर रेडियल टाइप की होती हैं। ग्रिड रेशियो में चेंज होता रहेगा। क्रॉस ग्रिड के अंदर 2 पैरेलल फोकस ग्रिड, अभी हमने पढ़ी थी ना फोकस्ड ग्रिड, जो कि एक्सरे बीम के हिसाब से फोकस होती है, उसके पैरेलल होती है। तो वो 2 फोकस ग्रिड अगर आपस में 90 डिग्री एंगल पर रख देंगे तो क्रॉस ग्रिड बन जाएगी। इसका कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर हाई होता है, मोर स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करेंगे। सबसे ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करती है क्रॉस ग्रिड, है ना। कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर ज़्यादा होता है, तो उसमें बताया था हमने कि कॉन्ट्रास्ट विद ग्रिड बटे कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड, तो उसमें आता है वो। तो पैरेलल ग्रिड इस टाइप की होती है। फिर फोकस्ड होती है, जो एक्सरे बीम के जो पाथ होता है उसके पैरेलल होती है। फिर सूडो फोकस के अंदर
एज से लेकर यहाँ तक हाइट इनकी बढ़ती रहती है और लास्ट में क्रॉस ग्रिड के अंदर 90 डिग्री एंगल पे 2 ग्रिड रखी होती है। फिर आता है मूविंग ग्रिड, पोटर बकी डायफ्राम भी बोलते हैं मूविंग ग्रिड को। डिस्कवर्ड कर रही थी हॉर्लिस ई पोटर ने इसको। और स्टेशनरी ग्रिड की लेट स्ट्रिप द्वारा प्राइमरी एक्सरे का अटेन्यूएशन या फिर एब्जॉर्प्शन करने से रेडियोग्राफिक इमेज पर उनकी शेडो बन जाती है ना। जैसे हमने बताया था कि ग्रिड फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो उसकी शेडो बनती है इमेज के ऊपर। तो स्टेशनरी ग्रिड की लेट स्ट्रिप होती है, उसकी शेडो बनती है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पोर्टर सर ने मूविंग ग्रिड का इन्वेंशन किया था। मूविंग ग्रिड एक्सपोजर की ड्यूरिंग मूवमेंट करती है और ये 2 टाइप की होती है, रेसिप्रोकेटिंग होती है, ओसिलेटिंग होती है। रेसिप्रोकेटिंग जो होती है वो आगे पीछे मूव करती है बैक एंड, जैसे एक बार आगे और एक बार पीछे हो रही है तो उसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बोलते हैं। और एक मोटर से ड्राइव होती है, इसको मोटर से ड्राइव किया जाता है। तो वायर जो लगे होते हैं वो मोटर लगी होती है उसमें। फिर आती है ओसिलेटिंग ग्रिड, इसको सर्कुलर पाथ में ऐसे राउंड में ऐसे मूव करवाया जाता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मूवमेंट करती है। ओके, तो ये होगी मूविंग ग्रिड के 2 टाइप, रेसिप्रोकेटिंग और ओसिलेटिंग। उसके बाद में एडवांटेज क्या है ग्रिड के, एक तो ये स्कैटर रेडिएशन को रिमूव कर देती है, ये कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करती है, इमेज की विजिबिलिटी जो डिटेल होती हैं उनको इंक्रीज करती है, विजिबिलिटी को बढ़ा देती है। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में इंप्रूवमेंट हुआ था इसके मतलब विजिबिलिटी भी वही इमेज की बढ़ने वाली है। डिसएडवांटेज क्या है, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा और पेशेंट की डोज बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्कैटर रेडिएशन अगर एब्जॉर्व कर रही है तो उसकी वजह से पेशेंट डोज बढ़ेगी। ये था ग्रिड का टॉपिक। 4 टाइप की होगी ये स्टेशनरी, 2 टाइप की होगी मूविंग, और 2-3 क्वालिटी परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब एवेल्यूएशन करने के लिए कैसे कैसे क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें बता दिया। ठीक है, ग्रिड रेशियो, ग्रिड फ्रीक्वेंसी कौन सा है, फिर बाकी फैक्टर, कॉन्ट्रास्ट, इम्प्रूवमेंट फैक्टर, ये सब। तो उम्मीद करता हूँ अगला टॉपिक रखते हैं फैक्टर वाला। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, मोटिवेशन मिलता रहे मुझे। और बस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।